बिल्कुल सही बात है, समझ में आता है। देखो ना, सिंपल सोचो, ए के पास 10 है, बी के पास 20 है, कौन ब्लॉक आगे मूव करेगा? बी ब्लॉक आगे मूव करेगा, सही है ना? बी ब्लॉक किधर मूव करेगा? आगे। लेकिन ए ब्लॉक तो पीछे ही रह जाएगा। तो अब सोचो, ऐसे समझो, बी ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, तो ए क्या चाहेगा कि आगे ना मूव करे, तो ए अपना फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। ग्राउंड भी इस पे अपना फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे, है ना? तो जब ए ने बी पे फ्रिक्शन पीछे लगाया, तो बी ए पे किधर लगाएगा? आगे। समझ रहे हो? सिंपल है, एक्शन रिएक्शन। समझ रहे हो? ए यहाँ एफ ए का मतलब फ्रिक्शन ड्यू टू ए, एफ बी का मतलब फ्रिक्शन ड्यू टू बी, तो यहाँ प्लस एक्स बिल्कुल सही है। बी पे क्या हो जाएगा बताओ? माइनस एक्स, और ग्राउंड की वजह से माइनस एक्स। क्या तुम्हें समझ आया क्या? रिलेटिव मोशन देखो, 10 एंड 20, ब्लॉक ए आगे जाएगा या ब्लॉक बी आगे जाएगा? तो तुम कहोगे सर ब्लॉक बी आगे जाएगा। तो ब्लॉक बी आगे जाएगा, तो ग्राउंड और ए क्या चाहेगा कि इसे आगे ना जाने दिया जाए। तो ग्राउंड और ब्लॉक ए इस ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे लगाएगा। मैंने पीछे लगा दिया फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन किसने लगाया? ये ए ने लगाया। और ये किसने लगाया? ये ग्राउंड ने लगाया। एक्शन रिएक्शन, तो ए ने जब इस पे पीछे लगाया, तो बी इस पे आगे लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। वैसे ही ग्राउंड ने इस पे पीछे लगाया, तो जब ब्लॉक बी ग्राउंड पे लगाता तो वो आगे लगाता। क्या तुम्हें ये समझ में आया डायरेक्शन? क्या प्लस एक्स माइनस एक्स समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। किसी को डायरेक्शन में डाउट तो नहीं है ना? डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड देखो, वेलोसिटी देखो, फिर उसके हिसाब से अपन फाइंड आउट करेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है? अब हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक। वापिस रख तो दिया था मैंने, फिर तो इंदौर इंदौर जाता था तो तू ही तो ले जाता था। ठीक है, देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा है अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, समझना, ये दो वर्ड को बहुत ध्यान से समझो, मेन इसी दो टर्म पे चैप्टर है। एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये तब अप्लाई होगा जब बॉडी कैसे हो? व्हेन बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में हो, मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जब कॉन्टेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट पे हो, एट बॉडी रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट सरफेस, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? स्टैटिक। दूसरा पॉइंट, एडजस्टेबल इन नेचर। एडजस्टेबल है ये, मतलब ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, जितना डिमांड होगा उतना ही देगा। यदि इसके पास देने लायक है ये, तो जितना डिमांड होगा उतना ही देगा। एडजस्टेबल इन नेचर है, एंड ये जीरो के बराबर भी हो सकता है, और ये मैक्सिमम के बराबर या उससे कम हो सकता है। इसी मैक्सिमम को अपन लिमिटिंग भी बोलते हैं, तो मैं भी मैक्सिमम वर्ड ही यूज करूंगा, बाद में बता दूंगा लिमिटिंग। मैक्सिमम और लिमिटिंग बराबर ही होता है, समझे? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक वेरी करेगा? जीरो से लेके मैक्सिमम तक। ये कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, और इन बिटवीन भी हो सकता है। फिर से देखना, ये कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट कैसे हो? रेस्ट पे। किसके रेस्पेक्ट में? कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में। एडजस्टेबल इन नेचर है, एडजस्टेबल का मतलब जितना डिमांड होगा उतना ही देगा। ठीक है? ये सिंपल मैंने भी तुम्हें बताया स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब आते हैं अपन काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन समझना, ये तब अप्लाई होगा व्हेन बॉडी
जब ऑब्जेक्ट मूविंग हो, किसके रेस्पेक्ट में? कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में जब बॉडी मूविंग हो तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और ये सिंगल वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स है, सिंगल वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स, सिंगल वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स। और ये होता कितने के बराबर है? के फॉर काइनेटिक है ना, के फॉर काइनेटिक, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब अप्लाई होगा जब कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट या ब्लॉक रेस्ट पे हो, पहला पॉइंट। दूसरा, ये ऑलवेज एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल का मतलब जितना डिमांड है उतना ही देगा। एंड थर्ड, ये जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये तभी अप्लाई होगा जब ऑब्जेक्ट मूविंग हो, किसके रेस्पेक्ट में? कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में। एंड ये सिंगल वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स है, ये हमेशा एक ही वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स का लेता है, ये हमेशा अपने आप को चेंज नहीं करता। एंड इसके मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। म्यू के है क्या? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस होगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन है क्या? नॉर्मल। क्या तुम्हें ये दोनों स्टैटिक और काइनेटिक अच्छे से समझ आया क्या? जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन करा सब समझ में आ गया क्या तुम्हें? यस का मैसेज करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये, नोट करना। और इधर ही साइड में लिख लेना, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू नॉर्मल, है ना, इधर ही लिख लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन है क्या? नॉर्मल। ठीक है, डन का मैसेज कर दो, नोट कर लिए हो तो। ओके, दो स्टार मार्क देना है अपने को। स्टार मार्क देके दो पॉइंट लिखने। पहला पॉइंट लिखो, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मेजर्ड एरिया ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्सेस आर independent of measured area of contact. Friction
फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मेजर्ड एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्या मतलब है देखते हैं। मेजर्ड एरिया ऑफ कांटेक्ट, देखना ध्यान से। अपने पास दोनों 10 किलोग्राम के मतलब ब्लॉक है, 10 किलोग्राम का ही ब्लॉक है। पहले के लिए तुम देख सकते हो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना A1 मान लो, और इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट है क्या A2। तुम क्लियरली देख सकते हो A2 ज्यादा है किससे, A1 से। बट दोनों ही कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बराबर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1 माना, इधर पे फ्रिक्शन फोर्स F2 मानता हूँ, तो F1 बराबर किससे होगा, F2 के। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे, है ना। तो क्या नॉर्मल दोनों के लिए सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो मैं कह सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, सेम। तो इसके एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो ओल्ड व्यू के फेल्योर होने का रीजन भी यही था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें। ओल्ड व्यू के फेल्योर होने का रीजन ये था, जैसे उन्होंने कहा था क्या, कि ये कांटेक्ट है इस तरीके से, तो जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगना चाहिए फिर तो, है ना। जब ओल्ड व्यू में ऐसा ही बोला गया था ना कि यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, तो ट्रैप हो जाता है तो फिर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा ट्रैप होने के चांसेस, तो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। इसके हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा। बट रियल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। तो ये भी ओल्ड व्यू के फेल्योर होने का एक रीजन है। खैर, नोट करने के डायग्राम। नेक्स्ट स्टार मार्क देके पॉइंट लिखना डायग्राम ड्रॉ करने के बाद। लिखना, both the limiting static friction and kinetic friction, both the limiting static friction and kinetic friction both the limiting static friction and kinetic friction are proportional to the are proportional to the normal force pressing the surface in contact, normal force pressing the surface in contact। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, both the limiting static friction and kinetic friction are proportional to the normal force pressing the surface in contact। ओके, देखो ध्यान से। अब अपन स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक तो ओवरव्यू पता लग गया, अब इसे अपन मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझना ध्यान से। एक अपन टेबल बना के इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखना, एक ब्लॉक है अपने पास, मास गिवन है 10 किलोग्राम।
इस पे मैंने एक F इक्वल्स टू 5 इंटू टी का एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई करा और इस सरफेस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मुझे गिवन है 0.5, ठीक है। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस सरफेस के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बताओ, अब देखो यहाँ पे स्टैटिक काइनेटिक अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं करा गया, एक सिंगल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, तो अपन इसी को अज्यूम करेंगे कि यही काइनेटिक भी है और ये स्टैटिक भी है, यानी कि इस कंडीशन में म्यू एस और म्यू के अपन इक्वल मानेंगे, राइट। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगाओगे, नॉर्मल, नीचे क्या लगाओगे, mg, तो नॉर्मल कितना होगा 100 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल 100 न्यूटन के बराबर होता है तो मैं यहाँ पे क्लियर कट कहूंगा कि फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन के, तो म्यू है म्यू 0.5 एंड नॉर्मल है कितना 100, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, देख सकते हो तुम, सॉल्व करके कितना आएगा 50 न्यूटन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है कितना 50 न्यूटन, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये मैक्सिमम 50 न्यूटन ही दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, समझना, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, इससे कम दे सकता है बट इससे ज्यादा नहीं दे सकता, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, इस पे अपन कुछ केसेस सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, इस तरफ मैं टाइम लेता हूँ, टाइम, इधर है अपने पास फोर्स, ठीक है, इधर है फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे लिखो, इधर है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, या एफ के लिख देता हूँ सिंबॉलिकली समझना, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, या पहले एफ एस लिखो, पहले एफ एस फिर एफ के एंड इधर है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये अपने पास चार डेटा है, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स में स्टैटिक काइनेटिक और एक्सेलरेशन, समझना। मैंने टाइम लिया पहले 5 सेकंड, बताओ 5 सेकंड पे फोर्स कितना होगा 25 न्यूटन, देखना ध्यान से, टाइम जब मैं 5 सेकंड लेता हूं तो फोर्स कितना बताओ 25 न्यूटन, मुझे सोच समझ के बताना, जब मैं इस ब्लॉक पे 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या मूविंग रहेगा, कैसा रहेगा बताओ, मैसेज करो, रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, बहुत बढ़िया। रेस्ट पे क्यों रहेगा, तो मुझे समझ में आता है कि जो अपन ने अप्लाई किया है फोर्स वो तो सिर्फ 25 है, और इस ब्लॉक को चलने के लिए कम से कम तो 50 न्यूटन चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50 न्यूटन, समझ रहे हो क्या, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50 न्यूटन, और इसे चलने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए 50 न्यूटन, 50 से ज्यादा होगा तभी ये चल पाएगा, अदरवाइज ये तो चलेगा नहीं। क्या बात समझ आ रही है, तो कहने का मतलब सिंपल है कि जब मैं फोर्स 25 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। अब तो मुझे सोच समझ के बताना, इस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, स्टैटिक, और स्टैटिक बिल्कुल सही बात है, स्टैटिक क्यों, क्योंकि अपने को बताया गया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट कैसे हो, रेस्ट पे, और मुझे पता है कि जब मैं 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उस कंडीशन में, उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पे, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा समझते हैं। जब इस ब्लॉक के लिए मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ तो मैंने आगे 25 न्यूटन लगाया है तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और रेस्ट में तो तभी होगा ना जब आगे का फोर्स इक्वल टू पीछे का फोर्स, दैट मीन्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यदि 25 होगी तभी तो ये रेस्ट में रहेगा। इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 25 न्यूटन। क्या समझ पा रहे हो तुम? काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की बात तो अपन तभी करेंगे जब ऑब्जेक्ट मूविंग हो, राइट। एक्सेलरेशन कितना होगा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट पे, समझ रहे हो तुम। अब मैंने टाइम लिया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए बताओ क्या क्या लिखें, फोर्स कितना होगा बताओ 40 न्यूटन, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक। काइनेटिक, किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला,
भाई 40 न्यूटन पे स्टैटिक लगेगा ना। सोचो, अरे इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कम से कम 50 न्यूटन चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 50 डिमांड कर रहा है। हाँ 50 से सर। कम पे मानेगा ही नहीं, यस सर। है ना। अच्छा, यहाँ पे स्टैटिक लगा तो स्टैटिक कितना लगेगा बताओ? 40 न्यूटन, क्योंकि 40 न्यूटन जितना चाहिए उतना ही देगा। उसने डिमांड 40 किया, इसलिए 40 ही देगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल का मतलब ये मैक्सिमम और जीरो के बीच कुछ भी दे सकता है। ये डिमांड जैसे करोगे वैसे वैसे सप्लाई करेगा, हाँ, लेकिन इसके रेंज में हो तभी करेगा, राइट। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। हाँ बिल्कुल, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, बट अपन स्टैटिक की बात कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होता है, जीरो से लेकर मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है। स्नेहिल, सर हाँ ये बिल्कुल पूछना सही। था सर, जैसे मूव करने लगा सर एक बार सर, जैसे 50 के अब चला गया फोर्स, हाँ हाँ अप्लाइड फोर्स, तो सर जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो तो सर 50 का ही रहेगा ना पीछे सर, वो तो फिर हाँ, वो चेंज नहीं 50 होगा का ना ही, नहीं उसके वो बाद 50 से। का ही रहेगा। देखो, वो 50 का इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट एक ही दिया है। मैंने यहाँ पे स्टैटिक और काइनेटिक को अलग अलग मान के तुम्हें नहीं दिया। वैसा दिया होता फिर अलग होता, लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट एक ही है, तो काइनेटिक 50 ही लगेगा। समझ रहे हो? यस सर। जब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें मैं दो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दूंगा, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक, वहां पे वैल्यू चेंज होगी। बट अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए अपन ज्यादा कुछ वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। बहुत बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट टाइम ले रहा हूँ 9 सेकेंड। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा उत्कर्ष टेबल को फिल करो। फोर्स कितना होगा? 45 45। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? static 45 कितना लगेगा? 45 काइनेटिक नॉट डिफाइंड, एक्सेलरेशन कितना? 0। 0 बिल्कुल सही। अब मैं 10 सेकेंड टाइम मान रहा हूँ। 10 सेकेंड पे अमित बताएगा। अमित बताओ। yes sir हाँ, sir फोर्स force कितना? 50 newton 50। हाँ, और fs 50 newton 50 न्यूटन। सर 0 रहेगा काइनेटिक नॉट डिफाइंड और 0, बिल्कुल सही सर बात है। चलो, अब मैं 12 सेकेंड पे, नंदिनी तुम बताओ 12 सेकेंड पे। मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया हुआ है। 60 न्यूटन 12 पे 60 न्यूटन। उसके बाद काइनेटिक स्टैटिक यहाँ डिफाइन नहीं होगा। काइनेटिक कितना लिखेंगे बताओ? 60 60। काइनेटिक 60 क्यों लिखेंगे? सोचो, काइनेटिक फ्रिक्शन तो अपने को सिंपल F इक्वल्स टू म्यू एन बताया गया था ना, देखो टेबल। अब यहाँ पे म्यू एन और यहाँ पे म्यू एस और म्यू के बराबर है, क्योंकि मुझे अलग अलग म्यू तो दिया नहीं है। तो जब अलग अलग म्यू दिया ही नहीं तो मैं स्टैटिक और काइनेटिक को बराबर मानूंगा। और इसे अपन ने बराबर रखते हुए सॉल्व किया हुआ है, कितना? 50 न्यूटन। तो मैं कह सकता हूँ ना काइनेटिक फ्रिक्शन तो 50 न्यूटन के बराबर ही है। नहीं आया समझ? यस नो मैसेज करो। ओके, चलो मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बताता हूँ, देखो ध्यान से। ब्लॉक है, ब्लॉक पे मैंने फोर्स कितना अप्लाई करा? 60 न्यूटन। मुझे पता है कि अब ये 60 न्यूटन पे मूव करने लगेगा। जैसे ही मूव करने लगेगा तो पिक्चर में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितने के बराबर है? 50 के बराबर है। तो तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे एक नेट फोर्स है अपने पास। तो मैं लिखूँ नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से, और एफ नेट कितना होगा? तो 60 माइनस 50, और मास कितना? 10, और एक्सेलरेशन ए। तो ए इक्वल टू क्या? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या? ध्यान से देखो। तो मैं इस टेबल में एक्सेलरेशन की जगह क्या रखूं बताओ? यहाँ तो काइनेटिक सिंपल में 50 रखूंगा, और एक्सेलरेशन की जगह कितना लिखेंगे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई क्या? देखो ध्यान से। 12 सेकेंड का जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो यस का मैसेज करो।
चलो 15 सेकंड पे देखेंगे। अब मुझे आंसर बताएगा कौन? चलो सौम्या बताएगी। सौम्या बताओ 15 सेकंड पे क्या कुछ आंसर होगा। फिफ्टीन सेकंड का टेबल फिल कराओ। ओके, फोर्स 75, ठीक है। फोर्स है 75। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0, मतलब वैलिड नहीं है। काइनेटिक कितना लगेगा बताओ? 50। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन बताओ। 2.5, बिल्कुल सही। क्या सभी को ये टेबल समझ में आया? क्या अपन टेबल फिल कैसे कर रहे हैं, स्टैटिक काइनेटिक कैसे डील कर रहे हैं? तो तुम एक पॉइंट नोटिस कर सकते हो, ये देखो ध्यान से, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है। कभी 25 लगा, कभी 40 लगा, कभी 45 लगा, कभी 50 लगा। टाइम कम लेते तो और कम भी लगता, राइट। लेकिन अपन काइनेटिक में ध्यान से देखे तो ये हमेशा 50 ही लग रहा है। इसीलिए इस टेबल में क्या लिखाया गया था, पहले वाला जो इन्फॉर्मेशन था, इसमें अपने को ये बताया गया था कि सिंगल वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स है। कैसा सिंगल वैल्यू? सिंगल वैल्यू क्यों कहा जा रहा है, अब तुम्हें आइडिया लग रहा होगा। और ये एफ के इंटू, मतलब एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन के बराबर। और देखो यहाँ पे एडजस्टेबल नेचर भी तुम्हें समझ में आया, क्यों? क्योंकि हर टाइम अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, जैसा जो रिक्वायरमेंट है वैसे ये दे रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक लग रहा है? 0 से लेके एफ मैक्स तक लग रहा है। क्या तुम्हें टेबल बहुत अच्छे से समझ में आया? क्या समझ में आया हो अच्छे से तो इसका मैसेज करो। नोट कर लो अब अच्छे से इसे, इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो। ओके,
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट केस देखेंगे। देखो इसी में मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट केस देखो, फोर्स मैंने F इक्वल्स टू 5 इंटू टी न्यूटन 5 इंटू टी अप्लाई करा है। ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें दो कोफिशिएंट गिवन है, एक है 0.8 का म्यू एस और एक है म्यू के 0.5 का। ध्यान से देखना, म्यू एस है कितना 0.8 का और म्यू के है कितना 0.5 का। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एक बार जल्दी से नोट करो, फिर अपन टेबल बनाएंगे। या 0.8 की जगह सिर्फ 0.6 कर लो, 0.6 कर लो, है ना। 0.5 एंड 0.6 इस तरीके से। म्यू एस है 0.6 और म्यू के 0.5। टेबल ड्रॉ करो इसी तरीके से जैसे अपन ने पहले किया था। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कर रहा हूँ, देख लो। F इक्वल्स टू 5t, t यहाँ पे टाइम है और म्यू एस है 0.6, म्यू के है 0.5। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखो इस कॉलम में है टाइम t, इधर है फोर्स F न्यूटन में, इधर है स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर है काइनेटिक फ्रिक्शन और इस तरफ एक्सेलरेशन। ठीक है, टाइम है अपने पास, पहले 2 सेकंड लो, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7, 8, 9 और 10। टेबल फिल करो। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड। फिर टेबल फिल करो। एक बार क्वेश्चन में फिर दिखा दूं। F इक्वल्स टू 5t, स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6, काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.5। टेबल को फिल करो। ओके, बहुत बढ़िया।
चलो एक एक करके टेबल फिल करेंगे, एक एक कॉलम तुम में से कोई आंसर करेगा। स्नेहिल, पहला कॉलम बताओ क्या क्या लिखे, पहले रो में क्या क्या लिखे बताओ। 2 सेकंड के लिए फोर्स आएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 और हाँ काइनेटिक डिफाइन और 0। ठीक है। तनिष्क 4 सेकंड के लिए बताओ। सर 20 आएगा, हम्म, फिर 20, हम्म, फिर डैश, हम्म, एक्सप्रेशन 0। ठीक है। कुणाल 5 यस सेकंड के लिए बताओ, 5 सेकंड के लिए। सर 25 आएगा फोर्स, और हम्म, स्टैटिक फोर्स 25, हम्म, और काइनेटिक फोर्स डिफाइन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन हम्म, 0। ठीक है। कुशल 6 सेकंड के लिए बताओ। कुशल क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लविकांत तुम बताओ 6 सेकंड के लिए। सर 30। 30, सर ठीक है। स्टैटिक फोर्स भी 30 आ जाएगा। स्टैटिक फोर्स भी 30 आएगा, बिल्कुल। सर काइनेटिक फोर्स नहीं आएगा सर, डिफाइन नहीं, हाँ बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन भी। ठीक है। उसके बाद रवि, रवि 7 सेकंड के लिए बताओ। यस सर। हाँ 7 सेकंड के लिए। फोर्स 35, 35, स्टैटिक फ्रिक्शन 0। डिफाइन नहीं, हाँ। यस सर। काइनेटिक फ्रिक्शन 25 25, बहुत बढ़िया। and acceleration so force 2 acceleration 2 आएगा सर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? नेक्स्ट कैंडिडेट सुमित। सुमित 8 सेकंड के लिए बताओ। सर 40 न्यूटन, सर स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हम्म, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन 25 25, एंड सर एक्सेलरेशन इसका सर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रियंका 9 सेकंड के लिए बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन 45, फोर्स हाँ 45, पहले फोर्स 45, ठीक है। हाँ डैश डैश 25, 25, एंड एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइड बाय मास कर दो। फोर आएगा क्या, देखो ब्लॉक है, ब्लॉक के आगे 45 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन है 25, तो नेट फोर्स कितना होगा 45 माइनस 25, तो 20 आएगा, और 20 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए कितना आ जाएगा 4। सही है क्या, देखो एक बार अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट का आंसर देगा अजय। 10 सेकंड पे बताओ। सर फोर्स 50, 50, एफ काइनेटिक 25 और एक्सेलरेशन 5। 25 एंड 5, बिल्कुल सही। बताओ किसी को इस टेबल में डाउट है क्या? क्या तुम्हें टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या? एंड फिर तुम एक बार नोटिस कर सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन सिंगल वैल्यू है और स्टैटिक देखो वेरिएबल है, 0 से लेकर मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है। चलो अब इसी पे बेस्ड अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
देखना ध्यान से, ये अपन एक एक्सपेरिमेंट किया काइंड ऑफ, और इसी के रिजल्ट से कुछ अपन ग्राफ देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। y एक्सिस पे फ्रिक्शन, y एक्सिस पे है फ्रिक्शन, एंड x एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स, जो अपन अप्लाई कर रहे हैं ना, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। F पे है अप्लाइड फोर्स, F इधर है फ्रिक्शन। सोचो पहले कैसा ग्राफ बनेगा, किस टाइप का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कोई कर्व होगा, स्टार्टिंग में कैसे ड्रॉ करें। डेटा देखो, तुम्हारे सामने डेटा है, देखो ये रहा तुम्हारे पास अप्लाइड फोर्स, ये जो कॉलम है ना ये अप्लाइड फोर्स है, और ये तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स है। तुम देखो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना फ्रिक्शन है, दिख रहा है क्या। कब तक, 30 तक। तो मैं स्टार्टिंग में कह सकता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग का जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन होगा कुछ टाइम तक, 30 तक। उसके बाद ध्यान से देखो, फ्रिक्शन 30 से एकदम से 25 पे आ गया, दिख रहा है क्या। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन 30 था, उसके बाद जैसे मैंने फोर्स बढ़ाया तो 30 से 25 पे शिफ्ट कर जाता है। तो कहने का मतलब ये ग्राफ अब जरा सा नीचे आएगा और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जितना फोर्स अप्लाइड फोर्स चेंज भी करो तो भी अपना फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो ये पोर्शन है ये बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन को बता रहा है, इधर का जो पोर्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन को बता रहा है, और इस तरफ का जो पोर्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को बता रहा है। ये जो रीजन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग ध्यान से देखो, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन की वैल्यू है उसको मैं एफ लिमिटिंग कह सकता हूँ, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन की वैल्यू है उसे मैं एफ काइनेटिक कह सकता हूँ। दिख रहा है क्या तुम्हें। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूँ कि ये थीटा कितना होगा, बता सकते हो क्या ये थीटा कितना होगा। 45, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि y बराबर x है, जितना अप्लाइड फोर्स था उतना ही अपना फ्रिक्शन भी था, तो ये एंगल कितना है 45। तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में स्लोप इस लाइन का है कितना, 45 डिग्री। किसी को इस ग्राफ में डाउट है तो बताओ। देखो एक पॉइंट ये भी बताना था, इस वाले पार्ट पे कोई कोई बुक तुम्हें सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन लिख देगा इस तरीके से, कोई कोई बुक तुम्हें इसमें कर्व दिखाएगा, बट अपन कर्व मानेंगे, कर्व इसलिए मानेंगे क्योंकि ये एक तरह का स्ट्रेट लाइन फोर्स तो है नहीं। मतलब सिंपल सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नेचर के बारे में अपने को पता है नहीं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की वजह कर्व को प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो कभी स्ट्रेट लाइन या कर्व हो तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। ठीक है, नोट करना, ग्राफ ड्रॉ कर लो। एंड म्यू है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू के होगा तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस होगा तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना।
ड्रॉ कर लिए क्या ग्राफ? यस का मैसेज करो या डन का मैसेज करो? चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो 3-4 क्वेश्चन अपन बैक टू बैक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, इतना भी बेसिक नहीं होगा। 20 न्यूटन का फोर्स है, 5 किलोग्राम एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.4 नहीं 0.3, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.3। तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एट t equals to 3 second, displacement after 5 second। करो सॉल्व। velocity at t equals to 3 second and displacement after 5 second। इक्वल है at t equals to 0 u equals to 0 कंसिडर करना। थ्री मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है एंड डिस्प्लेसमेंट 25/2 बिल्कुल सही आंसर है। करो जल्दी से सॉल्व बाकी भी। सही है। देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी में आगे कितना लगेगा 20, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा mg, फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे, और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा म्यू इंटू नॉर्मल के। म्यू है कितना 0.3, नॉर्मल है कितना 50, इसे ये कैंसिल होगा और 15 न्यूटन, राइट। अब यदि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखता हूं तो मैं लिखूंगा 20 माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। तो 20 माइनस एफ तो 15 है, मास है कितना 5 और एक्सेलरेशन ए, तो ए इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी सॉल्व करनी है तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, यू 0, एक्सेलरेशन 1 और टाइम 3 सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड फर्स्ट का आंसर। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड तो डायरेक्ट मैं लिखूँ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे कैंसिल, s इक्वल्स टू हाफ a कितना 1 और टाइम का स्क्वायर 25, यहाँ से आ जाएगा 25/2। किसी को डाउट तो नहीं है ना? सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो, फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। रफ सरफेस है, म्यू इक्वल्स टू 0.5 है, म्यू इक्वल्स टू 0.5, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है एंड 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया 37 डिग्री पे। फर्स्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड एंड दूसरा फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड। करो सॉल्व। Find velocity at t equals to 5 second. Find displacement after 3 second.
find displacement after 3 seconds. (25 and 45/2). ओके, ठीक है, देखते हैं। वेलोसिटी 55, ठीक है, देखते हैं। ओके ओके, चलो, बहुत बढ़िया, करो सॉल्व। देखो, बताना, नॉर्मल इक्वल्स टू 50, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन है 0.5 और नॉर्मल है 50, तो 25 न्यूटन फ्रिक्शन किस किस का है, ये इसका मैसेज करो जल्दी से। 25 न्यूटन फ्रिक्शन आया क्या सभी का, तो ये इसका मैसेज करो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, मजे लेंगे तुम्हारी आवाज। सिर्फ उत्कर्ष का नहीं आया, बाकी सबका आया है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हारा ये फ्रिक्शन फोर्स बहुत गलत है। हाँ सर। एंड मुझे अब समझ में आ गया होगा कि मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों गलत है। नॉर्मल तुम अच्छे से देखो, इस 100 न्यूटन के 2 कंपोनेंट्स होंगे, ध्यान से, मिस्टेक मत करना। कभी माइंड में ये मत बैठाओ कि नॉर्मल mg के बराबर ही होगा, यदि बैठाते हो तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो पहले एफबीडी में नॉर्मल देखो, उसके बाद अपन फ्रिक्शन फोर्स सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ 100 न्यूटन का फोर्स है, तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, इस तरफ का 80 आएगा, इधर का 60 आएगा, इधर का परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, इधर का 50 होगा। एंड तुम क्लियर देख सकते हो n + 60। अरे यार, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया यार, क्वेश्चन गलत हो गया भाई साहब, मैंने क्वेश्चन का जो डेटा दिया वो सही नहीं है। बता सकते हो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? सर नेट फोर्स ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा ही। हाँ, मतलब ये कांटेक्ट ही ब्रेक कर हो जाएगा।
अब इस मास को ना क्या काम करो, 6 कर दें क्या, नहीं 6 नहीं 8 किलो कर लो, है ना, 8 kg कर लेना, उसी डायग्राम में 8 कर लो बस। तो यहाँ पे 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्लस 60 इक्वल्स टू 80 के बराबर होगा, तो एन कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, देख सकते हो तुम। तो नॉर्मल फोर्स आया 20 के बराबर, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा देखो, तो फ्रिक्शन सिंपल म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू है 0.5 इंटू 20, इससे कैंसिल होगा, 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। अब जैसे मुझे 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स पता लगता है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन सॉल्व करूंगा। देखो, तो इस ब्लॉक पे आगे की तरफ 80 न्यूटन का फोर्स है, पीछे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन इक्वल टू 70/8 लिख सकता हूँ क्या? 70/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, और वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस 80, u 0 है, a है कितना 70/8, और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो 350/8। डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है तो s इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर, क्योंकि u 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर कह सकता हूँ a है कितना 70/8 और टाइम का स्क्वायर 9, तो इधर से ये आंसर आ जाएगा। मेन पार्ट ये था कि यहाँ पे जो नॉर्मल का कंपोनेंट है, मतलब फोर्स का जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल में भी आएगा, तो n प्लस 60 इक्वल्स टू 80 होगा, और n जो होगा वो 20 न्यूटन के बराबर होगा। समझ में आया क्या? क्या तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या सभी को? देखो अच्छे से। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ होमवर्क मैं दे दूं तुम्हें। होमवर्क अभी कुछ भी नहीं सेक्शन में, क्योंकि कंटेंट एक लेक्चर और होगा, फिर होमवर्क के लिए कंटेंट बन पाएगा। होमवर्क कुछ भी नहीं है, तुम लोग अब ब्रेक ले सकते हो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। ओके। Thank you.